Assalamu alaikum everyone. How are you all? Hope that you will be in the best of health. This is Dr. Manzoor Ahmed Sheikh. Welcome back to Learn and Grow. आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो है सोशो कल्चरल पर्सपेक्टिव. Before discussing today's topic, let me quickly give you a brief overview of the same. तो आज के टॉपिक में हम ये पढ़ने वाले हैं कि सोशो कल्चरल पर्सपेक्टिव के फादर कौन है, सोशो कल्चरल पर्सपेक्टिव का फोकस क्या है, ये किन चीजों पे एम्फेसिस देता है, और उसके बाद हम सोशो कल्चरल पर्सपेक्टिव के जो की कंसेप्ट्स हैं उनको एट लेंथ डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स. एंड एज यूजुअल बाय द एंड ऑफ द टॉपिक आई विल आस्क यू top 4 questions. These questions are designed to test your understanding of the current topic. I am confident that if you watch the video until the end, you will be able to appreciate and understand today's topic clearly. So without taking much of your time, let us get started with today's topic. आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो है सोशो कल्चरल पर्सपेक्टिव. हमारा पहला पॉइंट ये है, Lev Vygotsky is considered as the father of socio-cultural perspective. He was a Russian psychologist and lived from 1896 to 1934. हमारा पहला पॉइंट ये है, लिव विगोट्स्की इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ सोशो कल्चरल पर्सपेक्टिव. ही वाज ए रशियन साइकोलॉजिस्ट एंड लिव्ड फ्रॉम 1896 टू 1934. इसका मतलब ये है, लिव विगोट्स्की को सोशो कल्चरल पर्सपेक्टिव का फादर कंसिडर किया जाता है और लिव विगोट्स्की एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे. ही वाज बोर्न इन 1896 and died in 1934. Coming to the next point, according to this perspective, society and culture play an important role in shaping an individual's thinking and cognitive development. हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये है, अकॉर्डिंग टू दिस पर्सपेक्टिव, सोसाइटी एंड कल्चर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग एन इंडिविजुअल्स थिंकिंग एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट. यानी इसका मतलब ये है कि इस पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग एक इंडिविजुअल की थिंकिंग और कॉग्निटिव डेवलपमेंट को शेप करने में सोसाइटी और कल्चर अहम रोल अदा करते हैं. नाउ लेट अस टेक की कंसेप्ट्स ऑफ सोशो कल्चरल पर्सपेक्टिव एंड डिस्कस देम one by one with the help of examples. Now let us talk about key concepts of socio-cultural perspective. हमारा जो पहला की concept है वो है social interaction. It refers to the dynamic interaction between the individuals and is the basis of learning and cognitive development. तो हमारा जो पहला की कंसेप्ट है वो है सोशल इंटरेक्शन. सोशल इंटरेक्शन रेफर्स टू द डायनामिक इंटरेक्शन बिटवीन द इंडिविजुअल्स एंड इज द बेसिस ऑफ लर्निंग एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट. यानी इसका मतलब ये है, सोशल इंटरेक्शन ऑलवेज टेक्स प्लेस बिटवीन द इंडिविजुअल्स एंड सोशल इंटरेक्शन इज डायनामिक इन नेचर. यानी इसका मतलब ये है कि जब लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होते हैं तो वो एक दूसरे के आइडिया, beliefs, thoughts और behavior से इन्फ्लुएंस होते हैं. एंड अकॉर्डिंग टू विगोट्स्की, एक इंडिविजुअल की लर्निंग और कॉग्निटिव डेवलपमेंट सोशल इंटरेक्शन के बगैर पॉसिबल नहीं है.
या दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं जब सोसाइटी में एक इंडिविजुअल या लर्नर की इंटरेक्शन दूसरे लोगों के साथ होती है, चाहे वो उसके पेरेंट्स हो, फैमिली मेंबर्स हो, टीचर्स हो, पीयर्स हो या फिर दूसरे सिग्निफिकेंट फिगर्स हो या नॉलेजेबल पर्सन्स हो, तो इस म्यूचुअल इंटरेक्शन की वजह से एक इंडिविजुअल या लर्नर बेशुमार चीजें सीख लेता है और वो कॉग्निटिवली भी ग्रो करता है। उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज जैसे मेमोरी, क्रिएटिविटी, इंटेलिजेंस, डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज ग्रो और एनहेंस होते हैं। इस तरह हमने सोशल इंटरेक्शन के कंसेप्ट से ये समझा, इससे न सिर्फ एक इंडिविजुअल या लर्नर की लर्निंग एक्सपेंड होती है कि वो कॉग्निटिवली या इंटेलेक्चुअली भी ग्रो होता है। ठीक है ना? नाउ लेट अस टॉक अबाउट द सेकंड कंसेप्ट एंड दैट इज कल्चर। According to Lew Vygotsky, learning and cognitive development is not only influenced by parents, teachers, peers, or other knowledgeable persons, but also by cultural influences। यानी इसका मतलब ये है कि एक इंडिविजुअल की लर्निंग और कॉग्निटिव डेवलपमेंट को न सिर्फ उसके पेरेंट्स, टीचर्स, पीयर्स और दूसरे नॉलेजेबल पर्सन इन्फ्लुएंस करते हैं, बल्कि कल्चर भी उसकी लर्निंग एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट को शेप करने में इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इसके अलावा कल्चर एक इंडिविजुअल की थिंकिंग, उसके बिहेवियर्स, उसके एटीट्यूड्स और उसके परसेप्शंस को भी काफी हद तक इन्फ्लुएंस करता है। नाउ द क्वेश्चन में अराइज कि व्हाट इज द कल्चर। कल्चर में वो सब चीजें आती हैं जो लोग कॉमनली शेयर करते हैं, जो लोग मुश्तरका तौर पे शेयर करते हैं, जैसे कि बिलीफ्स, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, रिचुअल्स, ड्रेस कोड, इथिकल और मॉरल वैल्यूज, सोशल इंस्टीट्यूशंस, रिलीजन, लैंग्वेज, वैल्यूज, नॉर्म्स, आर्ट एंड म्यूजिक एंड फेस्टिवल्स। ठीक है ना? इन सभी चीजों से एक कल्चर बनता है जो एक इंडिविजुअल को सोसाइटी में इन्फ्लुएंस करता है। नाउ लेट अस हैव ए लुक एट द थर्ड कंसेप्ट एंड दैट इज जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट refers to competence of an individual or a learner to perform tasks independently without assistance। तो अगर हम जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट की बात करें, इट रेफर्स टू द कॉम्पिटेंस ऑफ एन इंडिविजुअल और ए लर्नर टू परफॉर्म टास्क्स इंडिपेंडेंटली विदाउट असिस्टेंस। यानी जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट का मतलब ये है कि जब एक इंडिविजुअल को कोई टास्क या एक्टिविटी दी जाती है तो वो उस टास्क या एक्टिविटी को खुद से इंडिपेंडेंटली परफॉर्म करता है, अकम्प्लिश करता है, कंप्लीट करता है विदाउट असिस्टेंस, विदाउट आउटसाइड हेल्प। ठीक है ना? क्योंकि वो उस टास्क या एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए बिल्कुल कॉम्पिटेंट होता है। तो चलिए अब हम जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट को एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चा सिंपल सेंटेंसेस को अच्छे से पढ़ पाता है, अच्छे से रीड कर पाता है और उसके साथ साथ उन सेंटेंसेस की जो मीनिंग है उसको भी अच्छे से अंडरस्टैंड करता है, उसको भी अच्छे से ग्रैस्प कर पाता है, तो हम कह सकते हैं बच्चे की ये जो लेवल ऑफ रीडिंग एबिलिटी है ये उसके जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट की रिप्रेजेंटेशन है। नाउ लेट अस हैव ए लुक एट द फोर्थ कंसेप्ट एंड दैट इज जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो अगर हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात करें, इट रेफर्स टू द रेंज ऑफ tasks that a learner can perform with the help and guidance of others।
तो अगर हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात करें, इट रेफर्स टू द टास्क्स दैट एन इंडिविजुअल कैन परफॉर्म विद द हेल्प एंड गाइडेंस ऑफ अदर्स। तो अगर हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात करें, इट रेफर्स टू द रेंज ऑफ टास्क्स दैट ए लर्नर कैन परफॉर्म विद द हेल्प एंड गाइडेंस ऑफ अदर्स। यानी इसका मतलब ये है कि एक इंडिविजुअल या लर्नर बहुत सारे टास्क्स या रेंज ऑफ टास्क्स को तभी परफॉर्म कर सकता है, तभी अकम्प्लिश और कंप्लीट कर सकता है जब उसको कोई दूसरा पर्सन गाइडेंस प्रोवाइड करे, हेल्प प्रोवाइड करे या असिस्टेंस प्रोवाइड करे। और इस इंडिविजुअल या लर्नर को ये गाइडेंस या हेल्प कोई भी पर्सन प्रोवाइड कर सकता है, प्रोवाइडेड कि वो पर्सन एक नॉलेजेबल पर्सन हो, स्किलफुल पर्सन हो। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इन द लाइट ऑफ एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट है, वो बेसिक मैथ प्रॉब्लम्स को खुद से सॉल्व कर सकता है, लेकिन जब इस स्टूडेंट को कॉम्प्लेक्स मैथ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है तो वो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाता है। लेकिन जो ही इस स्टूडेंट को एक नॉलेजेबल पर्सन हेल्प प्रोवाइड करता है, गाइडेंस प्रोवाइड करता है, असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, गाइडेंस और हेल्प के बाद ये स्टूडेंट इन कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स को खुद से सॉल्व करता है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द फिफ्थ एंड लास्ट कंसेप्ट, एंड दैट इज आउट ऑफ द रीच जोन। अगर हम आउट ऑफ रीच जोन की बात करें, इट इंक्लूड्स टास्क्स that are currently beyond the learner's ability to accomplish, even with assistance. आउट ऑफ रीच जोन का मतलब ये है कि एक इंडिविजुअल को अगर हम कोई टास्क देते हैं तो वो उस टास्क को ना इंडिपेंडेंटली परफॉर्म कर सकता है, ना दूसरों की असिस्टेंस या हेल्प से परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि उस टास्क या एक्टिविटी को कंप्लीट करना उसके प्रेजेंट एबिलिटीज के बियॉन्ड होता है। नाउ लेट मी क्विकली शेयर विथ यू an example of out of reach zone. For example, 5th स्टैंडर्ड का एक स्टूडेंट है और हम उसको 10th क्लास की साइंस सिखा रहे हैं, 10th क्लास की साइंस पढ़ा रहे हैं। ये स्टूडेंट अगर साइंस में अच्छा भी है, तब भी ये 10th स्टैंडर्ड का जो साइंस है उसको अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा, उसको अच्छे से ग्रैस्प नहीं कर पाएगा। 10th स्टैंडर्ड के साइंस को समझना या ग्रैस्प करना इस स्टूडेंट के करंट एबिलिटीज के बियॉन्ड है, इसलिए ये स्टूडेंट गाइडेंस और हेल्प के बावजूद 10th स्टैंडर्ड की जो साइंस है उसको ग्रैस्प नहीं कर पाएगा, उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। ठीक है ना? Now it is time to ask you top 4 questions. I hope that you will answer these questions honestly before seeing the answers below in the description box. आपके लिए जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, according to socio-cultural perspective, which term describe the range of activities that a learner can perform with the help of others? आपको ये बताना है कि ये क्वेश्चन किस कंसेप्ट के साथ रिलेटेड है। आपके लिए जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है, A child can read simple sentences and can understand their meanings. आपको ये बताना है कि ये किस कंसेप्ट की एग्जाम्पल है। आपके लिए जो तीसरा क्वेश्चन है वो ये है, Zone of actual development refers to the competence of an individual or learner to perform tasks independently without help. आपको ये बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स। आपके लिए जो फोर्थ एंड लास्ट क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट आर योर ऑब्जर्वेशंस अबाउट सोशो कल्चरल पर्सपेक्टिव। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का टॉपिक इंफॉर्मेटिव लगा, इंसाइटफुल लगा, देन गिव इट ए थम्स अप एंड शेयर इट विद अदर्स। इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, consider subscribing so that you can get the notifications of the upcoming videos as soon as I upload them. With these words, I would like to thank all of you for watching this video until the end. Stay happy and blessed. Khuda Hafiz.